नमस्कार साथियों, बटनेर क्लासेज हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान के एकीकरण के बारे में अपने बात कर रहे थे, जिसमें से 3 चरण अपने पढ़ लिए थे। पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ और तीसरा संयुक्त राजस्थान। और इन तीनों के बाद अगर अपने बात करें, ये था अपना पूरा राजस्थान। यहाँ पर इन रियासतों का मत्स्य संघ बन चुका था। ये जो रियासतें बच गई थी, यहाँ पर राजस्थान संघ का निर्माण हो चुका था। इसमें बाद में मेवाड़ को जब शामिल कर लिया तो ये बन गया था संयुक्त राजस्थान। अब बाकी रियासतों की बात करें तो यहाँ पर एक तो जैसलमेर बच चुकी थी, एक यहाँ पर सिरोही बच चुकी थी। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, क्योंकि इस बीकानेर में संपूर्ण गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू ये सारा का सारा क्षेत्र आता था। और इसके अलावा यहाँ पर एक मुख्य रियासत जयपुर बच चुकी थी। संयुक्त राजस्थान के निर्माण के बाद मुख्य रूप से ये 5 रियासतें और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था, इसका भी विलय होना शेष था। यानी अभी तक आधे राजस्थान का विलय होना शेष रह गया। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा अभी इस राजस्थान के एकीकरण से पूरी तरह से बाहर थे। जोधपुर के शासक की बात करें तो शासक थे हनुमंत सिंह, और ये पाकिस्तान में मिलने के इच्छुक भी थे। बीकानेर की बात करें तो यहाँ के शार्दुल सिंह, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। जयपुर की बात करें तो यहाँ के शासक थे सवाई मान सिंह द्वितीय। अब ये प्रयास किया गया कि इन रियासतों को राजस्थान में शामिल किया जाए, और यहाँ पर एक खास बात यह थी कि इन रियासतों की जनता भी राजस्थान में विलय करने की इच्छुक थी। और इसीलिए इस सिरोही को एक बार मुंबई के अधीन कर दिया, यानी मुंबई सरकार के अधीन इस सिरोही को कर दिया। तो इसके बारे में अपनी बात अभी नहीं करेंगे। दूसरा अगर बात करें जैसलमेर की, जैसलमेर का जो शासन प्रबंध है, ये शासन प्रबंध पहले से ही भारत सरकार के पास था, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी बच गए 3 शासक, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। इन तीनों शासकों को दिल्ली बुलाया गया और यहां पर एक बैठक बुलाई गई। इसके अलावा इस समय अगर राजस्थान में बात करें तो एक यहाँ पर दल था राजस्थान समाजवादी दल, और इस राजस्थान समाजवादी दल ने एक व्यक्ति थे जिसका नाम था राम मनोहर लोहिया। राजस्थान समाजवादी दल ने राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में रियासती सचिवालय से ये मांग की थी कि इन रियासतों का और मत्स्य संघ का इस संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया जाए। यानी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही और इसके अलावा मत्स्य संघ और संयुक्त राजस्थान का भी विलय कर दिया जाए। यानी एक पूरे राजस्थान का यहाँ पर एक इकाई के रूप में निर्माण कर लिया जाए। इनके बारे में भी अपने बात करनी जरूरी है। तो ये जो मांग है ये राम मनोहर लोहिया ने की थी, और इसके बाद दिल्ली में इन शासकों को बुलाया गया। इसके बाद 14 जनवरी 1949 दिल्ली में एक बैठक का आयोजन हुआ, और इस बैठक में जयपुर के शासक सवाई मान सिंह, इन्होंने जयपुर के विलय की सहमति दे दी। और जब जयपुर के राज्य ने विलय की सहमति दी तो बीकानेर और जोधपुर के शासकों ने भी अपनी सहमति दे दी।
जब इन शासकों ने विलय की सहमति दे दी, ध्यान रखना भी यहाँ पर 14 जनवरी नहीं है, यहाँ पर 11 जनवरी 1949 को इन्होंने सहमति दी थी। और इसके बाद 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल आए थे उदयपुर। इनका एक आम जनसभा में भाषण हुआ और इस 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में इन सभी के विलय की घोषणा कर दी। और जब घोषणा कर दी तो उसके बाद विलय होना शुरू हो गया, इन शासकों की सहमति हो गई और इन सभी को इस संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। एग्जाम की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि इन शासकों ने सहमति कब दी, तो 11 जनवरी 1949 को। सरदार पटेल ने उदयपुर में घोषणा कब की, तो 14 जनवरी 1949 को। और इसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, इन सभी को शामिल कर लिया गया संयुक्त राजस्थान में। और इस प्रकार अपने राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण स्टार्ट होता है और इस चरण को कहा जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान, या इसी को कहा जाता है वृहद्र राजस्थान। तीस मार्च 1949 को इसका उद्घाटन होना निश्चित हो गया और अब इस संयुक्त राजस्थान में विलय हो जाता है जयपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का और सिरोही को छोड़ के और अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ के। यानी एक तरह से लगभग संपूर्ण राजस्थान का विलय हो चुका था। इसके बाद अपने बात करते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान में शासकों की, क्योंकि जयपुर के शासक सवाई मान सिंह ये चाहते थे कि इस संयुक्त वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाए। इससे पहले मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह की ये शर्त थी कि राजस्थान के एकीकरण में जो मैं भाग लूँगा या मैं अपनी सहमति दूंगा तो वो इसी शर्त पे दूंगा कि उदयपुर को यहाँ पर राजधानी बनाया जाए। अब यहाँ पर दोनों में अनबन होना निश्चित था, इसीलिए रियासती सचिवालय ने एक समिति या कमेटी का गठन किया जिसे कहा जाता है पी सत्यनारायण राव समिति। राजस्थान की राजधानी निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई गई, पी सत्यनारायण राव समिति। और इस समिति का मुख्य कार्य था कि राजधानी किसे बनाया जाए। राजधानी के लिए इस समिति ने जयपुर की सिफारिश की और इसी आधार पर जयपुर को इस संयुक्त वृहद राजस्थान की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा सवाई मान सिंह द्वितीय जो कि राज प्रमुख बनना चाहते थे, इसके अलावा मेवाड़ के महाराणा के साथ पहले ही समझौता हो चुका था कि वो आजीवन राज प्रमुख रहेंगे। इसके लिए एक और काम किया गया, यहाँ पर एक नवीन पद बनाया गया महाराज प्रमुख। और इस महाराज प्रमुख पद पर महाराणा भूपाल सिंह को बिठाया गया और इस तरह से महाराणा भूपाल सिंह संतुष्ट हो गए। दूसरा एक पद राज प्रमुख था ही, और राज प्रमुख यहाँ पर पद दिया गया जयपुर के शासक सवाई मान सिंह सेकंड को। इसके अलावा जो कनिष्ठ है, वरिष्ठ है, वो राज प्रमुख ज्यों के त्यों बने रहे। 30 मार्च 1949 को इस संघ का निर्माण हुआ
और देखा जाए तो लगभग संपूर्ण राजस्थान का विलय हो चुका है। इसीलिए 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। क्योंकि 30 मार्च 1949 को अधिकांश राजस्थान का विलय हो चुका था, इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजधानी यहाँ पर जयपुर बन चुकी थी। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह और राज प्रमुख यहाँ पर सवाई मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। इसके बाद अगर बात करें उपराज प्रमुख की, उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह थे जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे। इन्हीं के साथ जोधपुर के हनुमंत सिंह जी को भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख की अपनी बात पहले ही कर चुके हैं। कनिष्ठ उपराज प्रमुख में डूंगरपुर के महारावा लक्ष्मण सिंह और उनके साथ बूंदी के बहादुर सिंह शामिल थे। तो ये हो गया एक संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण। राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर जयपुर बना दी गई और इस संयुक्त वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन है वो किया गया सरदार पटेल के द्वारा। और यहाँ पर जो मंत्रिमंडल बनाया गया, इस मंत्रिमंडल के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाई गई हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो संयुक्त वृहद राजस्थान का जब निर्माण हुआ तो ये भी देखा गया कि जो बाकी क्षेत्र हैं राजस्थान की, जो अन्य रियासतें जिन्हें पहले ही से एकीकरण में शामिल किया गया था, उनका भी विशेष महत्व बना रहे। इसलिए विभिन्न विभाग बनाए गए और इन विभागों को अलग अलग रियासतों में बांटा गया। जैसे बात करें तो एक रियासत थी जोधपुर, एक थी बीकानेर, एक थी कोटा, एक थी उदयपुर यानी मेवाड़, इसके अलावा भरतपुर। तो इन रियासतों का भी महत्व बना रहना चाहिए। इसके लिए अनेक विभागों को इन इन स्थानों पर रखा गया। जैसे जोधपुर में उच्च न्यायालय रखा गया, बीकानेर में शिक्षा विभाग, कोटा में वन विभाग, इसके अलावा उदयपुर में खनिज विभाग रखा गया और कृषि विभाग भरतपुर में रखा गया। क्योंकि इन रियासतों का भी यहाँ पर विशेष महत्व होना जरूरी है, इसीलिए इन विभागों को उच्च न्यायालय जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, वन विभाग कोटा में, खनिज विभाग उदयपुर में और कृषि विभाग भरतपुर में रखा गया और इनका महत्व बनाए रखा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिकांश रियासतों का विलय राजस्थान एकीकरण में हो चुका था और इसके बाद अपने एकीकरण के चरण रहते हैं मात्र 3। तो ये हो गया अपना संयुक्त वृहद राजस्थान। अब अगर अपने राजस्थान की बात करें तो एक तो हो चुका है मत्स्य संघ और एक हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान। इसके अलावा
दो प्रमुख क्षेत्र अभी तक एकीकरण से बाहर बच गए थे, एक तो सिरोही, और ये ध्यान रखना अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि किस रियासत का विलय राजस्थान में 2 चरणों में हुआ, तो वो एकमात्र रियासत थी सिरोही। सिरोही का विलय 2 चरणों में होता है, पहला एकीकरण के 6ठे चरण में और बाकी एकीकरण के 7वें चरण में, जिसकी बात अपने आगे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, ये 2 क्षेत्र अब राजस्थान के एकीकरण से बाहर थे। मत्स्य संघ की बात करें तो राजस्थान के सबसे पहले चरण में इस मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, और जब इस मत्स्य संघ का निर्माण हुआ उस समय ये शर्त भी रखी गई कि भविष्य में इस संघ को उत्तर प्रदेश या राजस्थान में मिला लिया जाएगा। अब इस संयुक्त वृहद राजस्थान में इस मत्स्य संघ का विलय होगा, लेकिन इस विलय से पहले भी यहाँ पर अनेक विरोध होंगे। मत्स्य संघ की अगर अपनी बात करें तो 4 रियासतों को मिलाया गया था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। जब मत्स्य संघ का गठन हुआ था उस समय भी ये शर्त रखी गई थी कि भविष्य में इस संघ को राजस्थान या उत्तर प्रदेश में मिला लिया जाएगा, और अब राजस्थान में मिलाने के लिए इन शासकों से अनुमति ली गई। इसमें अलवर और करौली ये दोनों के दोनों शासक राजस्थान में मिलना चाहते थे, यानी राजस्थान में अपना विलय करना चाहते थे, लेकिन भरतपुर और धौलपुर भाषाई आधार पर, यानी इन्होंने आधार माना था भाषा को, और ये चाहते थे कि हमारा विलय उत्तर प्रदेश में हो। अब यहाँ पर एक और समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि इन चारों में से 2 तो राजस्थान में मिलने की इच्छुक थी, लेकिन 2 भरतपुर और धौलपुर भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। जब इनको दिल्ली बुलाया गया तो यहाँ पर भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह ने राजस्थान में विलय की सहमति दे दी, और धौलपुर के शासक उदयभान सिंह इन्होंने जनता की राय को सर्वोपरि माना, यानी इसकी जनता अगर उत्तर प्रदेश में मिलने का इच्छुक है तो उत्तर प्रदेश में मिलाया जाए, और अगर जनता राजस्थान में मिलना चाहती है तो इसे राजस्थान में मिलाया जाए। अब रियासती विभाग ने एक समिति की स्थापना की जिसका नाम था शंकर राय देव समिति, और इस शंकर राय देव समिति का एक ही काम था, भरतपुर और धौलपुर इन दोनों रियासतों में जनता का विचार लिया जाए, जनता किस में विलय चाहती है, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है या राजस्थान में मिलना चाहती है। और इस शंकर राय देव समिति में एक अध्यक्ष थे खुद शंकर राय देव, और इसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे। और ये एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इस समिति में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य थे, तो यहाँ पर अध्यक्ष समेत 3 सदस्य थे। समिति की क्या रिपोर्ट रही, कब रिपोर्ट दी, और कैसे इस मत्स्य संघ का विलय होता है संयुक्त वृहद राजस्थान में, इसके बारे में अपनी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।